नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी वीडियो होने वाली है मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन्स के ऊपर। यदि आपको अपने प्लांट के अंदर जितनी भी मशीनें हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करनी है, सिस्टमेटिक तरीके से लिस्ट तैयार करनी है और ऐसी लिस्ट तैयार करनी है जो कि आपके हमेशा काम आए। हमेशा कहीं पे भी आपको जब मशीन लिस्ट की ज़रूरत पड़े, मशीन डेटा की ज़रूरत पड़े, तो आप वहाँ से रेफ़र कर पाओ। तो वो सारी चीज़ें, उस फॉर्मेट को बनाना और वो फॉर्मेट या वो लिस्ट बनाना, मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन क्यों ज़रूरी है, ये हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। दोस्तों, ये हमारी जो एक सीरीज़ चल रही है 55 एंड फॉर्मेट्स सिस्टम्स करके, जिसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर क्या सिस्टम्स होने चाहिए, क्या फॉर्मेट्स होने चाहिए, वो हम इसके अंदर आपको सिखा रहे हैं। उसी सीरीज के अंदर ये 32वीं वीडियो है। इससे पहले हम 31 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स जा कर के देखना है, तो आपको वो सारे के सारे जो वीडियोस हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कोई बिल्डिंग होती है या हमारा मकान होता है, वो टिका होता है फाउंडेशन या नींव के ऊपर। जितनी तगड़ी नींव होगी, जितनी मजबूत नींव होगी, हम मकान को उतना ऊपर तक ले जा सकते हैं। और यदि हमने नींव को सही से नहीं बनाया, उसको टेम्परेरी बना दिया, तो वो मकान हम बना भी दें, चाहे कितना ऊंचा वो बिल्डिंग, वो धर धरा के नीचे गिर जाएगी, हल्का सा कोई भूकंप आने पे या कोई दिक्कत आने पे। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हमने मशीन का कोई भी डेटा मैनेज करना है या प्लांट के अंदर हमें कोई भी डेटा चाहिए मशीन से संबंधित, और हमने अपना जो मशीन का डेटा है वो टेम्परेरी बना लिया, भाई मशीन का नाम लिख लिया, उसका नंबर लिख लिया, काम खत्म, और बाकी डिटेल हमारे पास जो होनी चाहिए एक प्रॉपर मास्टर लिस्ट के फॉर्म में वो नहीं है, तो वो डेटा हमारा काम तो चला देगा, लेकिन जब हमें और डिटेल में कुछ करना होगा या हमें कहीं और कुछ जानकारी चाहिए, कोई लिंकेज सेट करना है, तो वो हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो बेस डेटा का काम करता है वो मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन करता है। वो किस किस चीज में बेस डेटा का काम करेगा? वो काम करेगा हमारा मेंटेनेंस प्लानिंग के अंदर, ब्रेकडाउन एनालिसिस के अंदर, ओई प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग के अंदर, कोई कैलिब्रेशन हमने करना है कि जैसे मशीन के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट लगे होते हैं, गेजेस, प्रेशर गेजेस वगैरह लगे होते हैं, जिनको कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ती है। वो हम कब कर आएंगे? जब हमने उसको प्रॉपरली मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन के अंदर अपडेट किया हुआ है। ऐसे ही हमने कोई ISO की ऑडिट करानी है, IATF की ऑडिट करानी है, या कस्टमर की हमने कोई ऑडिट करानी है, तो उसके लिए हमारा जो बेस डेटा है वो क्या हो गया? हमारा मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन हो गया। और ये मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि भैया जो हम, जैसे एक मशीन है हमारे पास, कोई CNC टर्निंग मशीन है, ठीक है, जिसके अंदर हम टर्निंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक, अब कोई उसको बोल देता है CNC1, ठीक है, और उसका नंबर हमने लिख दिया ऐसे CNC-01। कोई CNC1 बोल रहा है, उसका नंबर डाल दिया CNC1 कहीं पर हमने लिख दिया उसको टर्निंग 1, और कहीं लिख दिया TC01, ठीक है, टर्निंग सेंटर 01। ठीक है, तो एक ही मशीन है, उसके इतने सारे नंबर हो गए। ठीक है, अब जब मैं कोई डेटा बनाना चाहूं, जैसे मैंने प्रोडक्शन का एक डेटा बनाया, उसके अंदर जो प्रोडक्शन वाला बंदा है वो लिखे जा रहा है CNC-01, CNC-02, CNC-03, ठीक है, इस तरीके से अपना डेटा एंट्री कर रहा है। वहीं जो हमारा मेंटेनेंस वाला है, अपने रिकॉर्ड में क्या कर रहा है? वो अपने रिकॉर्ड में कर रहा है वो TC-01, टर्निंग सेंटर 02, टर्निंग सेंटर 03, लेकिन मशीनें दोनों एक हैं। तो जो हम डेटा को कहीं पे अगर कंपाइल करना चाहेंगे, एनालाइज करना चाहेंगे, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन्स है वो बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसको एक जगह से ही हमने कंट्रोल करना चाहिए कि भैया अगर एक को हमने अथॉरिटी दे दी, चाहे वो मेंटेनेंस वाला है या प्रोडक्शन वाला है, कायदे से ये मेंटेनेंस ने बनानी चाहिए, क्योंकि उनके पास उसकी सारी जानकारी होती है। ठीक है, हमने एक जगह मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन बना दी, उसको हमने गूगल शीट्स पे रख दिया। यदि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो वहीं से हमने सबको एक्सेस दे दिया कि भाई ये मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन है। ठीक है, उसी ने हमने सारी चीज़ें लिंक कर दी, प्रोडक्शन रिपोर्ट उसी से लिंक कर दी, वहीं से हमने मेंटेनेंस का डेटा भी हमने लिंक कर दिया। जहाँ जहाँ हमें लिंकेजेस चाहिए हमने एक सेम
मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन के फॉर्मेट से किया तो उससे क्या होगा कि जितनी भी मशीन्स का जो डेटा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो क्वालिटी के अंदर हो, चाहे वो प्रोडक्शन के अंदर हो, चाहे वो मेंटेनेंस के अंदर हो, चाहे वो स्टोर में हो कि स्टोर वाला भी इशू जो मटेरियल कर रहा है किसी मशीन के अगेंस्ट में अगर वो मान लो कर रहा है, तो हम सारे डेटा को कंपाइल कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे। तो इसलिए जो मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन्स है उसको हमने तैयार करना बहुत ज़रूरी है और उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है कि एक जगह से ही कंट्रोल। अब दोस्तों जो मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन्स है उसके अंदर हमने बेसिक क्या क्या चीज़ें रखनी है जिससे कि हम प्रॉपरली फॉर्मेट बना पाएँ, ठीक है, प्रॉपरली डेटा रिकॉर्ड कर पाएँ। पहले बेसिक डिटेल समझ लेते हैं, फिर फॉर्मेट पे जाएंगे। हम फॉर्मेट भी देखेंगे एक्सेल के अंदर कि मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन का फॉर्मेट कैसा होता है। तो दोस्तों उसके अंदर हम क्या क्या डिटेल लेंगे, डिटेल ऑफ मशीन का नेम, मशीन का मेक, मॉडल, टोटल काउंट की हमारे पास टोटल कितनी मशीन्स हैं, ठीक है, वो जब लिस्ट तैयार करते जाएंगे उससे हमें पता चल जाएगा। पीएम का शेड्यूल, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल कि भाई ये इसको हमने 6 महीने में मेंटेन करना है, 3 महीने में मेंटेनेंस करनी है, या इसको जो है हमने अपना ईयरली मेंटेनेंस करनी है, ठीक है। उसके बाद उसकी कैपेसिटी यानी कि उस पर हम किस साइज तक का प्रोडक्ट बना सकते हैं या वो कितनी आउटपुट देती है हमें मशीन। जैसे अगर हम बात करें सीएनसी के अंदर क्या होता है, उसका बेड साइज और जो उसका जॉ साइज है ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी वीएमसी के अंदर भी उसका बेड साइज होता है। प्रेस शॉप के अंदर मशीन टनेज में होती है, 100 टन, 150 टन, 250 टन, 300 टन। ऐसी मोल्डिंग के अंदर भी मशीन टनेज में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये उसकी कैपेसिटी हो गई। फिर हो गया इंस्टॉलेशन ईयर कि किस साल में हमारी मशीन जो है प्लांट के अंदर इंस्टॉल हुई थी, जिससे कि हम देख पाएँ कि भाई वो मशीन कितनी पुरानी है। उसके बाद आ गया लोकेशन या एरिया कि किस एरिया के अंदर जो है वो हमारी मशीन जो है हमने इंस्टॉल कर रखी है। कि अगर हमने कोई एरिया वाइज लिस्ट जनरेट करनी हो या सेक्शन वाइज कि भैया ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है या ये सेकंड फ्लोर है या प्रोडक्शन एरिया है उसके अंदर टोटल कितनी मशीनें हैं, तो वो हम वहाँ से कर पाएंगे। देन जो मशीन के मैनुअल्स हैं उसके साथ आए थे, नहीं आए थे तो हमने उनको कहाँ पर स्टोर करके रख रखा है, ये भी हम मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन के अंदर अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट समझ लेते हैं मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन का, जिससे कि आपको और डिटेल में सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन का फॉर्मेट आ चुका है। ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हमने इसके अंदर डाली है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी डिटेल्स मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, सबसे ऊपर तो जो हम मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन है उसका फॉर्मेट का हमने नाम दे दिया, अपनी कंपनी का नाम दे दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट का नंबर दे दिया, उसका इशू डेट दे दिया, उसका रिवीजन नंबर दे दिया, उसकी रिवीजन डेट हुई। जब भी हमने उसके अंदर कोई रिवीजन करी वो यहाँ पर अपडेट कर देंगे। साथ के साथ हम यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं कि ये हमने जो लिस्ट जो है लास्ट अपडेट कब करी थी। जैसे ये हमारी मान लीजिए 1 जनवरी 2026 को लास्ट अपडेट हुई है, तो यहाँ पर हमारी डेट आ जाएगी लास्ट अपडेटेड ऑन कि ये मशीन की लिस्ट लास्ट कब अपडेट हुई थी, ताकि हमें पता रहे कि भाई 1 जनवरी तक हमने इसके अंदर जो मशीन्स थी उनको प्रॉपरली ऐड कर दिया है, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको पता चलेगा कि कब तक का डेटा अपडेट है, दूसरा आपको कहीं ऑडिट वगैरह में भी दिखाना है तो वहाँ आप बता पाओगे कि भाई ये हमारी 1 तारीख तक हमारी अपडेटेड है। मान लो वो शॉप फ्लोर पे गया, अभी 5 तारीख को एक मशीन आके खड़ी हुई है, आके उसने ऑडिट मार दिया और बोल दिया जी आपकी लिस्ट अभी अपडेट नहीं है, तो आपने वहाँ डाला हुआ है कि भाई हमारी लास्ट अपडेटेड है 1 जनवरी की और इसकी अपडेटेड फ्रिक्वेंसी है हमारी 1 मंथ की, 1 महीने में एक बार रिव्यू करते हैं, तो आप वहाँ पर ऑडिट आराम से क्लियर कर पाएंगे। अब इसके अंदर हेडर क्या लिए हैं हमने, आईडी नंबर, यानी कि जो मशीन को हम नंबर देते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे बीडी हमने बैंडसा को दे दिया, एससी हैंड कटर को दे दिया, वर्टिकल मिलिंग सेंटर को वीएमसी दे दिया, ठीक है। जो M1TR होती है उसको डायरेक्ट MNTR कर दिया या M1TR, ठीक है। अब यहाँ पे मशीन का नाम आ गया, उसकी फोटो आ गई, ठीक है। जैसे ये वर्टिकल मिलिंग सेंटर है उसकी फोटो लगा दी हमने, ठीक है, पहचान के लिए कि ये वाली मशीन मेरी कौन सी है। एक्चुअल फोटो लगाएं आप, इसमें नेट से डाउनलोड करके ना लगाएं, मेरी ये सलाह है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमने ये फॉर्मेट प्रोवाइड किया, वो नेट से डाउनलोड मार दिया, अरे भाई पर्पज ही खत्म कर दिया आपने। फोटो तो हमें पता ही है ना सीएनसी मशीन कैसी होती है, वीएमसी मशीन कैसी होती है। आप अपनी एक्चुअल मशीन की फोटो लगाओ ताकि आप उसको पहचान कर पाओ, ठीक है।
उसके बाद लोकेशन, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के अंदर वो रखी हुई है। जैसे ये कटिंग मशीन है तो कटिंग सेक्शन में है, ये हमारी मशीन शॉप से रिलेटेड है तो ये हमारी मशीन शॉप के अंदर रखी हुई है। फिर आ गया मेक, कि यानी कि किस कंपनी की मशीन है, ये इंडोटेक है, ये टफ टूल है, ये हास की है, ये एस माइक्रोमेटिक की मशीन है। अब आ गई कैपेसिटी, यानी कि हम उस पर कितने साइज तक का काम कर सकते हैं या उसकी क्या आउटपुट है। तो इस पे हम 350 डाया तक का मटेरियल काट सकते हैं, ठीक है। जैसे रॉड होती है तो 350 डायामीटर यानी कि 350 mm डायामीटर तक का मटेरियल इसके ऊपर हम कट कर सकते हैं। ये छोटा वाला कटर है, इस पे 28 mm तक हम काट सकते हैं। फिर आ गई हमारी हास की मशीन, इसका बेड साइज जो मैंने आपको बताया था वो हो गया 1000 mm बाई 600 mm, कि ये इतना बड़ा बेड है तो इस हिसाब से इस पे इतनी बड़ी जॉब बन सकती है। फिर हो गया इंस्टॉलेशन ईयर, कब इंस्टॉल हुई थी ये प्लांट के अंदर मशीनें, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। फिर आ गया यहाँ पर हमारा इज मशीन इन यूज, नॉट इन यूज, स्क्रैप डेड। कई बार क्या होगा कि हमारी कोई मशीन जो है नॉट इन यूज है, 6 महीने से खड़ी है, तो हमने वहां पे अपडेट कर दिया नॉट इन यूज, ठीक है। और या हमने कर दिया भाई ये डेड है, इसको हमने सेल ऑफ करना है, ठीक है। उसको डिलीट जब तक ना करो कि जब तक वो सेल ऑफ ना हो जाए, ताकि आपके पास डेटा रहे कि भाई मेरे पास 4 मशीनें ऐसी खड़ी हैं जो डेड है, मैंने सेल करनी है। फिर आ गया एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। एएमसी का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिससे हमने मशीन खरीदी या कोई और सर्विस प्रोवाइडर है उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हमारी मशीन के अंदर जब भी कोई खराबी आएगी आप उसको आकर के रिपेयर करोगे, और उसने आपसे ईयरली चार्ज कर लिया। मान लीजिए एक मशीन के 15,000 या 20,000 रुपये चार्ज कर लिए। अब उसमें आप उससे 5 बार उसको बुलाओ, 10 बार उसको बुलाओ, तो वो उसके विजिट चार्ज उसके अंदर फ्री होते हैं, तो वो आकर के आपकी मशीन को ठीक करके जाएगा। जो स्पेयर पार्ट वगैरह लगते हैं उसके वो अलग से पैसे लेते हैं। फिर आ गया यहाँ पे मैनुअल टाइप। मैनुअल टाइप ये किस लिए डाला हुआ है कि किसी किसी मशीन में इलेक्ट्रिकल मैनुअल आता है, किसी किसी में मैकेनिकल आता है, किसी में ओवरऑल या फिर कंबाइंड आता है। मैनुअल क्या होता है, जैसे आपने बाइक खरीदी हो, गाड़ी खरीदी हो, तो उसके साथ एक किताब आती है, उसको हम ऑपरेशन मैनुअल कहते हैं, ठीक है। ऐसी मशीन के साथ भी आता है, उसके अंदर मशीन की पूरी जानकारी होती है कि इसका क्या साइज है, क्या मॉडल है, इसके अंदर क्या क्या स्पेयर पार्ट लगे हैं, उसमें आपको डेली क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, मेंटेन करनी है, वीकली क्या करनी है, मंथली क्या करनी है, क्वार्टरली क्या करनी है, सारी की सारी डिटेल मैनुअल के अंदर होती है। तो लोग क्या करते हैं, वो आया किसी डब्बे में पड़ा और उसको फेंक दिया, फिर बाद में कोई दिक्कत आ गई, ढूंढे जा रहे हैं। तो अगर आपके पास मैनुअल है तो आपका आधे से ज़्यादा काम वैसे ही हो गया मशीन मेंटेनेंस का। आपके पास अगर काबिल टीम है मेंटेनेंस की तो वो मैनुअल से देख करके काफ़ी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर है उसका डेली क्लिट शीट और हाफ ईयरली क्लिट शीट या प्रिवेंटिव चेक शीट, कि ये जो मशीन्स हैं उनके हमने डेली के चेक शीट्स बना रखे हैं या नहीं बना रखे। तो अगर नहीं बना रखे तो नो कर देंगे, हमें पता रहेगा कि इस मशीन की जो चेक शीट है वो हमने बनानी है। ऐसी हाफ ईयरली जो चेक शीट होती है, किसी मशीन में हाफ ईयरली चलती है, किसी में क्वार्टरली, किसी में ईयरली प्रिवेंटिव चेक शीट है, वो हमारे पास है अवेलेबल या नहीं है। नहीं है तो नो कर देंगे और उसको बनाना यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसके अंदर लिंक भी आप लगा सकते हो कि हमने फॉर्मेट को थोड़ा सा अपडेट किया और यहाँ पे हमने जो हमारी क्लिटो शीट है उसका लिंक यहीं पर अटैच कर दिया, ठीक है। कि जब मेरे को इस वाली मशीन का खोलना है तो यहीं से डायरेक्ट खोल दिया मैंने, ठीक है। ऐसी प्रिवेंटिव चेक शीट का जो है वो हमने यहाँ लिंक लगा दिया, ठीक है। तो वो भी हमने खोलना है तो यहाँ से डायरेक्ट हमने खोल दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीज़ हैं हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम जो आपको अपना सिस्टम डेवलप करके देते हैं, जिसके अंदर आपका पूरा मशीन मेंटेनेंस का सिस्टम है, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो के अंदर यस कमेंट लिखना ना भूलें, इससे हमें पता चलता है कि कितने लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों से एक गुजारिश है कि लोग आते तो हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे जो चैनल है उस पर सिर्फ 25% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी 75% लोग जो हैं बस उन्होंने देखा, अपना काम पूरा किया, निकल लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप देख रहे हैं वीडियो यहाँ तक, वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ही करेंगे तो हम लोग मोटिवेट होंगे, हमें भी लगेगा कि हाँ भाई
हमारी सब्सक्राइबर ग्रोथ हो रही है। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, पीपीसी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पीपीसी के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट पीओ ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी आईएमएस स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंट्री लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल पीएम प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, डीपीआर डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रीवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेडविल एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद एमआईएस। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिट शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद एचआर में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस, एमआईएस एंड पेरोल, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की पीपीटी हो, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की एमआईएस निकाल पाओ, डेली एमआईएस रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ, जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहां पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर, एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी, आपको सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर, एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।